नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा। इस संघीय ढांचे की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें पावर्स यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है पार्लियामेंट और राज्यों के बीच में। मतलब कि कुछ शक्तियां तो दे दी जाती हैं देश की पार्लियामेंट को और कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं राज्यों के राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर्स को। अब अगर हमें यह जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट को और कौन कौन से सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं राज्यों के राज्य विधानमंडल को, तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 246। असल में आर्टिकल 246 के तहत 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं कुल 3 लिस्ट या 3 सूचियां, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। यहां पर लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है केवल और केवल पार्लियामेंट यानी देश की संसद के पास। जबकि लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और इसमें दिए हुए सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों के राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। हालांकि यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो 3 सिचुएशंस हैं, इन 3 सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है राज्यों के साथ साथ देश की पार्लियामेंट को भी। लिस्ट 2 के बाद नंबर आता है अंतिम लिस्ट का यानी लिस्ट 3 का, जिसे कि कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची और इसमें दिए हुए सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है पार्लियामेंट और राज्यों के राज्य विधानमंडल दोनों के पास ही। तो यहां पर आपको जो एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो लिस्ट 3 है उसका जो नाम है कंकरेंट, वह स्टार्ट हो रहा है ABCD के तीसरे लेटर C से ही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि लिस्ट 3 स्टार्ट होगी ABCD के तीसरे लेटर से ही, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि लिस्ट 3 कौन सी है, लिस्ट 2 कौन सी है और लिस्ट 1 कौन सी है। अब अगर आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सी सूची या कौन सी लिस्ट में दिए हुए हैं कितने सब्जेक्ट, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि ये तीनों लिस्ट दी हुई हैं कौन से शेड्यूल या कौन सी अनुसूची में। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये तीनों की तीनों लिस्ट दी हुई हैं 7th शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में। इसलिए आप लिख दीजिए 7 और बीच में लिख दीजिए 7 से एक कम यानी 6। तो यहां पर 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची की वजह से 7 का नंबर तो बहुत आसानी से ध्यान में रह जाएगा आपको। इसके बाद आपको बस ध्यान में रखना है 4 का नंबर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 4 और उसके बाद 4 का 1.5 गुना 6 लिख दीजिए और 6 के बाद 6 का 1.5 गुना 9 लिख दीजिए। तो ये तीनों संख्याएं हो गई इन तीनों लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट की संख्या हमारे मूल संविधान के मुताबिक। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इन तीनों लिस्ट में इतने इतने सब्जेक्ट थे। अब अगर हमें यह पता लगाना है कि आज के दिन इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, तो उसके लिए हमें रटना नहीं है कुछ भी, बल्कि एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि हमारे देश का जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था 7th शेड्यूल में। और वो चेंज ये था कि स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के जो ये 5 सब्जेक्ट थे, इन 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से हटाकर शामिल कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट यानी
समवर्ती सूची में। तो इस तरह से आज के दिन कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट की संख्या हो जाएगी 47 प्लस 5 यानी 52, जबकि जो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची है उसमें आज के दिन सब्जेक्ट की संख्या हो जाएगी 66 माइनस 5 यानी 61। अब बात रही ये कि यूनियन लिस्ट में आज के दिन सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये लगातार चेंज होती रहती है समय समय पर, और आज के दिन इसमें सब्जेक्ट की कुल संख्या है 100 यानी 100। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज के दिन कुल 52 सब्जेक्ट दिए हुए हैं कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में। ये 52 वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, देश की पार्लियामेंट के पास भी और राज्यों के राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी। कंकरेंट लिस्ट के इन सारे के सारे 52 सब्जेक्ट को ध्यान में रखने की सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आज की इसी वीडियो में। इन सारे के सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे केवल 4 छोटे छोटे वर्ड्स। जी हां, केवल 4 वर्ड्स। इन 4 में से पहला वर्ड है एक्ट यानी अधिनियम। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप एग्जाम में किसी कानून का नाम देखें यानी किसी एक्ट या अधिनियम का नाम देखें तो उसको देखते ही आपको समझ जाना है कि यह तो पक्का ही एक सब्जेक्ट होगा कंकरेंट लिस्ट का यानी समवर्ती सूची का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता, और कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे देश के कानून हैं, यानी कोई ना कोई एक्ट या अधिनियम है। तो बस आपको समझ जाना है कि ये निश्चित रूप से दिए हुए होंगे कंकरेंट लिस्ट में ही। असल में किसी भी एक्ट या अधिनियम से रिलेटेड कुल 13 सब्जेक्ट दिए हुए हैं कंकरेंट लिस्ट में, जिनको हम पूरी तरह से कवर करेंगे थोड़ी देर बाद में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है फैमिली यानी परिवार। कहने का मतलब यह हुआ कि फैमिली से रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं कंकरेंट लिस्ट में ही, क्योंकि फैमिली या परिवार एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार या तो केंद्र को दे दो या फिर राज्यों को दे दो, बल्कि परिवार तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए केंद्र और राज्य दोनों के पास ही। यही कारण है कि फैमिली से रिलेटेड 13 सब्जेक्ट को डाल दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैमिली प्लानिंग, जॉइंट फैमिली आदि आदि। इससे रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स को हम जानेंगे थोड़ी देर बाद में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोजगार एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम केंद्र सरकार से भी पूछ सकते हैं और राज्य सरकार से भी। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का यानी समवर्ती सूची का। असल में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं हमारी समवर्ती सूची में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशंस आदि आदि। चौथा जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है एक समुद्री व्यापारी के जीरो से हीरो बनने की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी को मैं आपको इस तरीके से सुनाऊंगा कि इससे रिलेटेड जो 17 सब्जेक्ट दिए गए हैं कंकरेंट लिस्ट में वह आपको ध्यान में रह जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं ये 4 छोटे छोटे वर्ड, और इनकी मदद से आप एग्जाम्स में बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट समवर्ती सूची में दिया हुआ है या नहीं। इन 4 पॉइंट से रिलेटेड जो बाकी के एग्जाम्पल्स बच गए हैं वह मैं आपको बताने वाला हूं
इसी वीडियो में, लेकिन उनको आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल भी, बल्कि रटने की जगह केवल 1 या 2 बार सुनना है बिल्कुल आराम से। क्यों? क्योंकि इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद इनके सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान में रह जाएंगे अपने आप ही। आप तो बस उनको सुन लीजिए एक बार बिल्कुल आराम से। तो आइए फिर सबसे पहले जान लेते हैं एक्ट या अधिनियम से रिलेटेड समवर्ती सूची में दिए हुए 13 सब्जेक्ट को। एक्ट यानी अधिनियम से रिलेटेड जो 13 विषय दिए गए हैं समवर्ती सूची में, उन्हें हम बांट सकते हैं 2 अलग अलग कैटेगरीज में। फर्स्टली क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट और सेकेंडली सिविल मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जहां गलती करने पर हमको जाना पड़ सकता है जेल में, जबकि सिविल मैटर्स इस तरह के मामले होते हैं जहां पर गलती करने पर हमें सामान्यतया हर्जाना या कंपेंसेशन देना पड़ता है जेल में जाने की बजाय। तो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम्पल इस तरीके से होंगे। फर्स्टली क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग आईपीसी यानी दंड विधि भारतीय दंड संहिता को शामिल करते हुए। सेकेंडली क्रिमिनल प्रोसीजर इंक्लूडिंग सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल करते हुए। थर्डली एविडेंस एंड ओथ यानी साक्ष्य और शपथ। फोर्थली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय का अवमान। इसी के साथ क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो 4 सब्जेक्ट थे समवर्ती सूची के, वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करें अगर सिविल मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट की, तो उनके एग्जाम्पल्स इस तरीके से होंगे। फर्स्टली सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सिविल प्रक्रिया संहिता को शामिल करते हुए। सेकेंडली लिमिटेशन यानी परिसीमा। थर्डली आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थम। फोर्थली कॉन्ट्रैक्ट्स यानी संविदाएं। फिफ्थली पार्टनरशिप यानी भागीदारी। सिक्स्थली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अंतरण। सेवंथली रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण। एट्थली बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी यानी शोधन अक्षमता और दिवाला। देन नाइन्थली ट्रस्ट एंड ट्रस्टी यानी न्यास और न्यासी। इसी के साथ हमारे देश के जो अलग अलग एक्ट या अधिनियम हैं उनसे रिलेटेड जो 13 सब्जेक्ट दिए हुए थे समवर्ती सूची में, वो तो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारे के सारे 13 सब्जेक्ट थे समवर्ती सूची के, ये डायरेक्टली बेस्ड थे हमारे देश के कानूनों पर, यानी किसी न किसी एक्ट या अधिनियम पर। और इन सब पर कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के राज्य विधानमंडल और देश की पार्लियामेंट दोनों के पास ही, बिल्कुल समान रूप से। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसके सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों के पास ही। अब आगे हम बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट के ऐसे सब्जेक्ट की जो कि रिलेटेड होंगे फैमिली यानी परिवार से। ये जो फैमिली वर्ड है, इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में, उनको ध्यान में रखने के लिए हमें जो छोटा सा वर्ड ध्यान में रखना है वो वर्ड है फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। तो इस तरह से इस फैमिली प्लानिंग वर्ड से रिलेटेड पहला सब्जेक्ट तो हो जाएगा फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल यानी परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। अब अगला सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हमें फोकस करना होगा फैमिली प्लानिंग का जो लास्ट वाला वर्ड है प्लानिंग, उसी पर, क्योंकि अगला सब्जेक्ट बेस्ड होगा प्लानिंग वर्ड पर ही, जो कि है सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग यानी
सामाजिक और आर्थिक योजना। अब अगले जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होने वाले हैं फैमिली से, यानी परिवार के जो अलग अलग सदस्य होते हैं उनसे, जैसे कि फर्स्टली इन्फेंट्स एंड माइनर्स, यानी शिशु और अवयस्क। तो इसी के साथ परिवार में जो बच्चे होते हैं वो तो हो गए कवर। अब आप ये सोचिए कि किसी के अगर बच्चे हों ही नहीं तो वो इंसान क्या करता है? जाहिर सी बात है, बच्चे गोद लेता है। तो इसीलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा अडॉप्शन, यानी दत्तक ग्रहण। अब अगर किसी परिवार में बच्चों के साथ साथ गोद लिए हुए बच्चों को भी जोड़ दिया जाए तो परिवार क्या होगा? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा होगा। और बड़े परिवार को ही हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। इसीलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन, यानी अविभक्त कुटुंब और विभाजन। तो इसी के साथ फैमिली वर्ड से डायरेक्टली रिलेटेड जो 3 सब्जेक्ट दिए हुए थे कंकरेंट लिस्ट में वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है फैमिली वर्ड से इनडायरेक्टली रिलेटेड सब्जेक्ट की। इनडायरेक्टली रिलेटेड का मतलब उन सिचुएशन से है जहां की किसी परिवार को जरूरत पड़ती है कानून के जानकार की या किसी एडवोकेट की, जैसे कि फर्स्टली विल यानी विल, सेकेंडली इंटेस्टेसी एंड सक्सेशन, यानी निर्वशयता और उत्तराधिकार से रिलेटेड मामले, थर्डली पर्सनल लॉ यानी स्वयं विधि से रिलेटेड मामले, फोर्थली मैरिज एंड डिवोर्स यानी विवाह और विवाह विच्छेद, फिफ्थली ल्यूनेसी यानी पागलपन। यहां मैंने पागलपन को भी फैमिली से रिलेटेड इसलिए मान लिया है क्योंकि कई बार जो डिवोर्स के केसेस होते हैं उनमें डिवोर्स दिया जा सकता है पागलपन को भी आधार मानकर। कहने का मतलब कि पागलपन भी एक आधार होता है मैरिज को खत्म करने या डिवोर्स मांगने का। तो इसी के साथ इंसानों की जो फैमिलीज होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे समवर्ती सूची में वो तो हो गए हैं कंप्लीट। और अब आगे हम बात करेंगे जानवरों की जो फैमिलीज होती हैं उनसे रिलेटेड 3 सब्जेक्ट की। कहने का मतलब कि अगले तीनों सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे जानवरों की भलाई से, जैसे कि फर्स्टली क्रूएल्टी टू एनिमल्स, यानी पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है उससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार भी होगा राज्य और केंद्र दोनों के पास ही। सेकेंडली फॉरेस्ट यानी वन, और थर्डली वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसी के साथ इंसानों और जानवरों की फैमिली से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे कंकरेंट लिस्ट में वो सारे के सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से रिलेटेड सब्जेक्ट की। रोजगार से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं कंकरेंट लिस्ट में उनमें से पहला सब्जेक्ट तो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी नियोजन और बेकारी। अब आगे बढ़ने के लिए हम अलग अलग बात करेंगे, पहले हाई क्लास लोगों के रोजगार की और बाद में लोअर क्लास लोगों के रोजगार की। तो इसलिए हाई क्लास लोगों के रोजगार से रिलेटेड अगला सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोफेशंस, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन आदि आदि। इसके बाद बारी आएगी लोअर क्लास लोगों के रोजगार की। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा वेलफेयर ऑफ लेबर, यानी श्रमिकों का कल्याण और श्रमिकों से रिलेटेड अन्य मामले। तो इसी के साथ जिनके पास रोजगार था वो सारे के सारे लोग तो हो गए हैं कवर, चाहे वह रोजगार हाई क्लास वाला हो या फिर लोअर क्लास वाला। तो अब बाकी कौन बच गए? अब बाकी बच गए बेचारे बेरोजगार। और किसी भी बेरोजगार को अगर रोजगार देना है तो उसके लिए मौजूद है सिर्फ 2 ही बेसिक तरीके, कि या तो आप उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दो, शिक्षा दो, या फिर उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी दो। तो इसलिए अगले जो 3 सब्जेक्ट हैं वो रिलेटेड हो जाएंगे प्रॉपर्टी या एजुकेशन से ही। इनमें से प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा एक्विजिशन ऑफ
प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिग्रहण। और इसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे फर्स्टली एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज यानी शिक्षा विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए, और सेकेंडली न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। इसी के साथ रोजगार से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारी कंटेंट लिस्ट में वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब इससे आगे के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं एक समुद्री व्यापारी से। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, किसकी, एक समुद्री व्यापारी के विकास की, कि किस तरीके से वह जीरो से स्टार्ट हुआ और जीरो से स्टार्ट होकर एक हीरो बन गया समुद्री व्यापार का। और इस कहानी के माध्यम से ही इससे रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट आपको ध्यान में रह जाएंगे अपने आप ही। तो चलिए फिर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपनी ये छोटी सी कहानी। हमारी कहानी का ये व्यापारी व्यापार करता है समुद्र के माध्यम से ही, इसीलिए सबसे पहले इसने खरीदा एक बंदरगाह है। तो इसलिए पहला सब्जेक्ट तो हो जाएगा पोर्ट यानी बंदरगाह। बंदरगाह खरीदते ही उसने अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया 4 अलग अलग चीजों में, और ये चारों ही चीजें रिलेटेड थी या तो खाने से या पहनने से। तो इस तरह से अगला सब्जेक्ट हो जाएगा इन 4 चीजों का व्यापार या वाणिज्य। कौन सी 4 चीजें? फर्स्टली फूड स्टफ यानी खाद्य पदार्थ। तो इसी के साथ इंसानों की खाने की चीजें तो हो गई कवर। अब बारी आएगी जानवरों के खाने की चीजों की। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा कैटल फोडर यानी पशुओं का चारा। इसके बाद बारी आएगी पहनने की चीजों की। तो अगला सब्जेक्ट हो जाएगा रो कॉटन यानी कच्ची कपास। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा रो जूट यानी कच्चा जूट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 चीजें हैं इनसे रिलेटेड व्यापार हो या वाणिज्य हो या इनका उत्पादन हो या वितरण हो या इनकी सप्लाई हो, ये सारी की सारी चीजें आएंगी कंकरेंट लिस्ट में ही। मतलब कि इनसे रिलेटेड मैटर्स पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र और राज्य दोनों को ही। अब इन 4 चीजों में उस समुद्री व्यापारी ने जब अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया तो उसे इसमें कामयाबी मिलने लग गई बहुत जल्दी जल्दी। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूं और ज्यादा। तो इसलिए उसने सबसे पहले तो अरेंजमेंट किया बिजली का। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। और विद्युत का इंतजाम होते ही उसने आसपास और कई फैक्ट्रीज खोल ली अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इस तरह से अगला सब्जेक्ट हो जाएगा फैक्ट्रीज यानी कारखाने। अब जब फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी बढ़ने लगा। उत्पादन बढ़ने लगा तो उसे सबसे पहले तो बाट और माप की व्यवस्था करनी पड़ी अपने बंदरगाह के ऊपर ही। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा वेट्स एंड मेजर्स यानी बाट और माप। अब केवल इसी से काम थोड़ी चल जाता, माल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था तो जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई भी ज्यादा ही होगी। तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट यानी यातायात की भी उसे पूरी व्यवस्था करनी पड़ी। तो जलमार्गों से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट या यातायात का सब्जेक्ट हो जाएगा शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जलमार्ग से रिलेटेड पोत परिवहन और नौ परिवहन। साथ ही साथ सड़कों के माध्यम से होने वाले ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स यानी यंत्र नोदित यान। अब जब उस समुद्री व्यापारी के माल की सप्लाई दोनों तरफ से होने लगी, जलमार्गों से भी और सड़क मार्गों से भी, तो उसका बिजनेस बढ़ने लगा और भी ज्यादा। ऐसा होने पर उसे आवश्यकता महसूस होने लगी और ज्यादा मजदूरों की यानी लेबर की इस जरूरत को पूरा करने के लिए उस व्यापारी ने खोज निकाला एक नायाब तरीका। असल में उसके आसपास के एरियाज में ऐसे बहुत से लोग थे
जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण अपने मूल निवास से डिस्प्लेस यानी विस्थापित हो चुके थे। उस समुद्री व्यापारी ने ऐसे लोगों को टारगेट किया बहुत आसानी से और उनको रिहेबिलिटेट यानी पुनर्वास करने का काम किया बड़े जोर शोर से। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि उन लोगों का यूज किया जा सके लेबर के तौर पर। तो इस तरह से अगला सब्जेक्ट हो जाएगा रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास। कौन से लोगों का रिहेबिलिटेशन? उन लोगों का रिहेबिलिटेशन जो कि डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापित हो गए थे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय। जब धीरे धीरे लेबर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस व्यापारी ने उन लेबर्स की एक ट्रेड यूनियन भी बनवा दी ताकि उनका शोषण नहीं किया जा सके किसी के भी द्वारा। तो इस तरह से अगला सब्जेक्ट हो जाएगा ट्रेड यूनियन यानी व्यापार संघ। इन व्यापार संघों ने बहुत ही अच्छा काम किया मजदूरों के लिए, क्योंकि जो भी उनमें डिस्प्यूट्स होती आपस में उनको ये व्यापार संघ सोल्व कर देते बहुत ही आसानी से। इसीलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स यानी औद्योगिक और श्रम विवाद। ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि वह समुद्री व्यापारी तो था एक बहुत ही अच्छा इंसान, लेकिन जो हकीकत थी वह तो पूरी तरह से ही अलग थी। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे काम तो सिर्फ एक दिखावा थे ऊपरी तौर पर। असल में उसने कई तरह के काले कारनामे करना चालू कर दिया था पिछले कुछ समय से ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसने सबसे पहले तो उसके जो मजदूर थे, जो लेबर थे, उनसे स्टाम्प पेपर पर यह लिखवा लिया कि वो सब के सब उस व्यापारी के बंधुआ मजदूर बने रहेंगे जीवन भर के लिए। अपने मजदूरों से ऐसा करने में वो व्यापारी इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि वो सारे के सारे लोग तो थे बेचारे अनपढ़। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी यानी स्टाम्प शुल्क। इसके बाद दूसरा जो गलत काम उस व्यापारी ने स्टार्ट किया वो था मिलावट करने का। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा अडल्ट्रेशन यानी अपमिश्रण या मिलावट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसका बिजनेस तो था फूड स्टफ यानी खाद्य पदार्थों से रिलेटेड। अब जब खाद्य पदार्थों में ही आप मिलावट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? जाहिर सी बात है जहर के समान ही बन जाएंगे। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा ड्रग्स एंड पॉइजन्स यानी मादक द्रव्य और विष। अब जब उस समुद्री व्यापारी के काले कारनामे बढ़ते ही चले गए तो अंत में जाकर के एक दिन गवर्नमेंट की नजर उस पर पड़ी गई और गवर्नमेंट को यह पता चलते ही उसने धीरे धीरे शिकंजा कसना चालू कर दिया उस व्यापारी पर। सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट ने यह किया कि उस व्यापारी को डायरेक्शंस दिए कि आपके प्रोडक्ट की जो भी मैक्सिमम कीमत है वो हम तय कर देंगे और उससे ज्यादा कीमतों पर आप अपना सामान नहीं बेच पाएंगे कभी भी। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा प्राइस कंट्रोल यानी कीमत नियंत्रण। इसके बाद दूसरा जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने उस व्यापारी को दिया वो ये था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि इस बिजनेस में तुम्हारी मोनोपोली स्थापित हो जाए। मोनोपोली का मतलब यह होता है कि मान लीजिए जो फोन इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें बाकी सारी कंपनियों के फोन बिकने तो हो जाएं बंद और सिर्फ एक ही कंपनी यानी नोकिया के ही फोन बिक रहे हों मार्केट में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नोकिया की मोनोपोली हो गई फोन मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने मोनोपोली के लिए भी साफ साफ मना कर दिया उस व्यापारी को। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा मोनोपोली यानी एकाधिकार। इसके बाद तीसरा जो डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट ने उस व्यापारी के अगेंस्ट में वो ये था कि जब भी तुम्हारे से कोई इंक्वायरी की जाए किसी भी मैटर में तो तुम उसका पूरा जवाब दोगे लीगल तरीके से। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा इंक्वायरीज एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स गिवन इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3
यानी सूची 2 या सूची 3 में दिए गए विषयों से रिलेटेड जांच या आंकड़े। लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से भला क्या होना था? गवर्नमेंट जिस तरह का कंट्रोल उस पर करना चाहती थी वो फिर भी हासिल नहीं कर पाई। तो फिर इस्तेमाल किया गया अंतिम हथियार, जो कि था कोर्ट का डंडा। तो इसलिए लास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय प्रशासन। इसी के साथ इस छोटी सी कहानी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट थे कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में, वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। अब वीडियो का जो ये आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट जो कि दिए हुए हैं हर लिस्ट में, फिर चाहे वह यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या फिर कंकरेंट लिस्ट हो। ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट इस तरह से हैं। फर्स्टली, इस सूची में दिए हुए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड फीस, लेकिन इसमें कोर्ट फीस शामिल नहीं है। सेकेंडली, इस सूची में दिए हुए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कानूनों के अगेंस्ट में किए गए ऑफेंसेज या अपराध। थर्डली, इस सूची में दिए हुए सब्जेक्ट के रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सारे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन या अधिकारिता। तो ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे हर लिस्ट में ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।